Good morning, class. From today onwards, we are going to start NMR spectroscopy unit of organic chemistry of semester 6. इसके पहले 5th सेम में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं. इसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं. तो क्या आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन बॉडी लेविटेट हो सकती है, और कैसे लेविटेट हो सकती है? सपोज इफ किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रिवॉल्व होने लगेंगे, इस वे में रिवॉल्व होंगे कि एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ऑब्जेक्ट लेविटेट हो सकता है. तो अब ये जानना है कि क्या हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि ह्यूमन बॉडी को लेविटेट कर सके. तो आज तक के जितने इसका प्रोडक्शन हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें ह्यूमन बॉडी को लेविटेट करने वाली पावर नहीं है. इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आज तक की बनी नहीं है. तो 16 टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, या फिर फ्रॉग भी ले सकते हैं हम. फ्रॉग को भी अगर हमने 16 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो वो क्या करेगा, लेविटेट होने लगेगा. ठीक है, तो ये लेविटेशन किस रीज़न से हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डायमैग्नेटिज्म. और ये डायमैग्नेटिज्म रिलेट करता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से. तो इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको आगे. तो अब पहले जान लेते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले यूज़ की गई थी 1946 में. वी नो दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द यूजफुल वे टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर स्टडी. कोई भी कंफर्म करना है हमको किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, सपोज एक एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया है हमने लैब में, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डिटेक्ट कर लिया है और फिर उसको कंफर्म करना है, तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको स्ट्रक्चर का पता चल जाता है. ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कैसे क्या स्टडी करते हैं. तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आपको पता है वेव कैसी होती है. देखो ये इस तरह से कुछ होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा इसको एक परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट. तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में का मैग्नेटिक कंपोनेंट का जो पार्ट है, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया था ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसमें का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट वाला पार्ट है उसका इंटरैक्शन हम स्टडी करने वाले हैं विद द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसका जो पार्ट जिसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होंगे वो होता है रेडियो वेव रीजन. तो हम जो है न्यूक्लियस को रेडियो वेव रीजन में एक्सपोज करने वाले हैं, और इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 1000 to 10,000 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी स्पिन मोशन करता है. और वी कैन से न्यूक्लियस कैन एक्ट लाइक अ टाइनी बार मैग्नेट. न्यूक्लियस एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है जो स्पिन मोशन करेगा, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे. और वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. तो कोई भी एटम को मैग्नेटिकली, कोई भी न्यूक्लियाई को मैग्नेटिकली एक्टिव होने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो जिस किसी का भी स्पिन नंबर ग्रेटर दैन 0 है उसको फिर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर उसका NMR स्पेक्ट्रम डिटेक्ट करेंगे. इफ़ अगर हम एटॉमिक मास नंबर हमारा इवन है और एटॉमिक नंबर जो है वो भी इवन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है I वो 0 रहेगा. और अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिकली एक्टिव होने के लिए I शुड बी ग्रेटर दैन 0. इसके लिए एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ऑड होना चाहिए. ठीक है, जिस किसी केस में इवन रहेंगे, जैसे कार्बन 12 की बात अगर हम करें तो कार्बन 12 में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, तो I की वैल्यू 0 हो जाएंगी. तो कार्बन 12 वाला जो है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कभी शो नहीं करेगा, बल्कि 13 कार्बन वाला जो है वो शो करता है. ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियस जिसका
स्पिन क्वांटम नंबर ग्रेटर देन 0 है उसको इफ हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेस करें तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन इस केस में होते हैं 2i+1। तो सपोज इफ i की वैल्यू हम लेते हैं हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? i की वैल्यू अगर हम हाफ लेते हैं तो 2i+1 की वैल्यू हो जाती है 2 एंड देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा प्लस हाफ i एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ये दो वैल्यू हो जाएंगी। मतलब इस दो डायरेक्शन में प्रोटॉन जो है अलाइन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा है? When a spinning nucleus is placed in external magnetic field, it tries to align in the direction of magnetic field. But due to spinning motion, it cannot orient in the direction of field. However, it starts rotating at the particular angle, this angle. However, it starts rotating at particular angle along the direction of field. And this is called as precessional motion. And the frequency of rotation is called as precessional frequency, denoted by symbol omega. ओके, तो स्पिनिंग न्यूक्लियस, अब ये एक न्यूक्लियस हमने कंसिडर किया है, स्पिनिंग न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस की स्पिनिंग चालू है। और जब इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जो प्रोटॉन थे, तो कुछ प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए ये वाले, और कुछ प्रोटॉन जो थे वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए। और इस वजह से अब क्या होता है ना कि ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड है ये सेम नहीं रहेगा। ओके, देखो पहले से सब बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की थी उस टाइम पे क्या हुआ था, ये प्रोटॉन है सारे, ये जो एरो दिख रहे हैं ये सारे प्रोटॉन हैं, तो ये रैंडमली अलाइन थे। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई इसको, तो कुछ जो थे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गए और कुछ जो प्रोटॉन थे वो अपोजिट टू द फील्ड हो गए। तो ये जो अमाउंट है जो इन द डायरेक्शन हुए और इन द अपोजिट डायरेक्शन हुए, ये दोनों अमाउंट सेम नहीं रहेगा। इस वजह से क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा। और इस एनर्जी डिफरेंस को हमने ऐसे डिनोट किया है, E1 इक्वल्स टू माइनस म्यू H0 और E2 इक्वल्स टू प्लस म्यू H0। एंड जो डिफरेंस है इसका ये फॉर्मूले से दिया है, डेल्टा E इक्वल्स टू गैमा H0 अपॉन 2 पाई, सॉरी गैमा E इक्वल्स टू, ओके सॉरी दिस इक्वेशन डेल्टा E is the energy difference given by gamma H upon 2 pi into H0. H0 is the external magnetic field. This is the energy separation, energy gap, where gamma is the gyromagnetic ratio. Okay. Also we know that delta E equals to h nu. तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू एच न्यू इसमें पुट करेंगे तो न्यू की वैल्यू हमको मिल जाएंगी गैमा अपॉन 2 पाई इंटू H0, दिस वन। डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से हमको ये मिल जाएगा। और एक्सटर्नल फील्ड में जब हमने इसको रखा था तो जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी थी वो इफ़ अगर ये फ्रीक्वेंसी से मैच करे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एनर्जी गैप, तब एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होगा और एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमको सिग्नल दिखेगा जो कि इंफॉर्मेशन देगा स्ट्रक्चर के बारे में। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, इसका स्पेक्ट्रोमीटर है एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का एक डिवाइस होता है, वैसे ये एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का अरेंजमेंट कैसे किया है देखो। तो जो सेंटर में टेस्ट ट्यूब जैसा दिख रहा है वो हमारा सैंपल कंटेनर है। सैंपल सेल में हमने सैंपल को पुट किया है और उसके अराउंड जो वायर दिख रहे हैं तो वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वाले, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने सैंपल को रखा है। यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर है जो कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा और यहाँ पे रिकॉर्डर है जो कि सिग्नल को रीड करने वाला है। ठीक है, तो सैंपल को हमने सैंपल सेल में डाल दिया है एंड उन दोनों को उस सैंपल ट्यूब को पुट किया हमने मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में। जैसे ही हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर को स्टार्ट किया और कुछ रेडिएशन को वहाँ पे उसके ऊपर डाला है सैंपल सेल के ऊपर, वैसे ही क्या होगा,
सिग्नल का जनरेशन होगा जो कि रिकॉर्डर पे दिखेगा, और रिकॉर्डर पे से ग्राफ जो बनेगा, जो पिक्स मिलेंगे, उससे हमको पता चलेगा कौन सी स्ट्रक्चर का ये, कौन सी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन ये गिवन दे रहा है और कौन सा पिक फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इफेक्ट। व्हाट इज रिलैक्सेशन इफेक्ट? देखो, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो जो एनर्जी सेपरेशन हमने देखा था फॉर्मूला, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच गैमा अपॉन 2 पाई इंटू H0, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो दोनों लेवल में है उसका अमाउंट भी स्मॉल ही होगा। तो इफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ न्यूक्लियाई एक्साइट होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, और ऐसी एक केस आ जाएंगी जहाँ पे न्यूक्लियाई इन द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू न्यूक्लियाई इन द एक्साइटेड स्टेट। उस स्टेज को बोला जाएगा सैचुरेशन। अब इस सैचुरेशन जो इफेक्ट है इसको अपोज करता है डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन। अब ये भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन एंड सेकंड वन इज स्पिन रिलैक्सेशन। तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में क्या होता है, एक्साइटेड प्रोटॉन अपनी एनर्जी लैटिस को दे देगा, और स्पिन रिलैक्सेशन में ये होगा एक्साइटेड प्रोटॉन अपनी एनर्जी दूसरे किसी प्रोटॉन को दे देगा जिसको नीड है। तो ये दो टाइप के इफेक्ट है। अब एनएमआर स्पेक्ट्रम जब स्टडी करेंगे तो हमको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सब फर्स्ट है नंबर ऑफ सिग्नल, सेकंड वन इज पोजीशन ऑफ सिग्नल, थर्ड इज इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल एंड फोर्थ वन इज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर ऑफ सिग्नल। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये आगे का पॉइंट है, इसी में बता देती हूँ। देखो, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, और हमने क्या दिया है इसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने भी एक स्मॉल फील्ड जनरेट की जिसको बोला गया है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेंगी। इसका मतलब जब हम ग्राफ में देखेंगे तो उसमें दो रीज़न होते हैं, एक होता है शील्डिंग रीजन और दूसरा होता है डी शील्डिंग रीजन। मतलब एक्सटर्नल फील्ड से न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किया है इन इलेक्ट्रॉन ने, मतलब शील्ड किया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस इफेक्ट को हमने बोला है शील्डिंग। तो ऐसे दो रीज़न दिखेंगे आपको ग्राफ में, यहाँ होता है एक शील्डिंग रीजन ये साइड में राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है डी शील्डिंग रीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होंगी तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है, सारे न्यूक्लियाई जो है वो सेम फ्रिक्वेंसी तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात यह है कि सारे न्यूक्लियाई जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंड नहीं है। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियाई का इन्वायरमेंट सेम नहीं है। तो जो न्यूक्लियाई का इन्वायरमेंट सेम रहेगा उसके जो प्रोटॉन हैं वो सेम सिग्नल देंगे, और ऐसे प्रोटॉन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और जिसमें इन्वायरमेंट सेम नहीं है वो हमारे रहेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। सेम यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, देखो, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल प्रोटॉन शुड एब्जॉर्ब सेम फ्रिक्वेंसी और शुड गिव अ सिंगल पीक। जो स्टार्टिंग में मैंने डायमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट बताया था, अभी जो एक्सप्लेन किया वो सेम कंसेप्ट है। इसीलिए बोला था कि डायमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर डायमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट नहीं रहा तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि अगर सेम फ्रिक्वेंसी अगर एब्जॉर्ब की तो सिंगल पीक मिलेगा, फिर केमिकली इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट का कुछ कंसेप्ट ही नहीं बचेगा। इसीलिए डायमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और उसी के थ्रू हमने बॉडी लेविटेशन का कंसेप्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, ठीक है। तो क्या होगा, सिंगल पीक मिलेगा। हाउएवर इन अ मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड ऑल प्रोटॉन इज नॉट सेम। इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सारा प्रोटॉन्स का सेम नहीं रहेगा। रीज़न अभी बताया आपको, क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी पे ज़्यादा लगेंगी किसी पे कम लगेंगी। द प्रोटॉन प्रेजेंट इन सेम केमिकल एनवायरमेंट आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट आर कॉल्ड एज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। A group of equivalent proton absorb at same frequency can give a single peak.
तो जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो सिंगल पिक देंगे। हाउएवर नंबर ऑफ पिक ऑब्टेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब ऐसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन के जितने ग्रुप है उतने रहेंगे टोटल नंबर ऑफ पिक्स। तो एग्जाम्पल देखो, अब अगर हमको स्टडी, एक चीज़ और है कि अगर स्टडी करना है कि कौन से प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है, कौन से नॉन इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोटॉन को किसी हैलोजन एटम से, एक्स एटम से रिप्लेस करेंगे और मतलब जितने भी प्रोटॉन है सबको रिप्लेस करके देखेंगे, और जो लास्ट में प्रोडक्ट आ रहा, इफ़ अगर वो सेम रहा तो हमारे प्रोटॉन रहेंगे इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉन इक्विवेलेंट रहेंगे। फर्स्ट केस देखो एग्जाम्पल में, सबसे पहले इथेन का एग्जाम्पल देखिए, CH3-CH3, ठीक है। तो CH3 वाले जो हाइड्रोजन है, नेक्स्ट कार्बन कौन सा बचा उसके साइड में, CH3, और ये वाले CH3 को देखेंगे तो पहले वाले में कौन सा एटम बचा है, CH3, सॉरी, ठीक है। इसके सराउंडिंग में भी CH3 है, इसके सराउंडिंग में भी CH3 है, और तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन है, दूसरा कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहेंगे इसके अंदर 6, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन रहेंगे 6, और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 1, और इसके इसी रीज़न से सिग्नल कितने मिलेंगे, सिंगल सिग्नल। इक्विवेलेंट प्रोटॉन टोटल इसके अंदर 6 है, जो कि ओनली 1 सिग्नल दे रहे हैं, मतलब प्रोटॉन का टाइप ओनली 1 है। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, CH3CH2Br, इथिल ब्रोमाइड, तो जो हाइड्रोजन पे A लिखा हुआ है, ये तीनों हाइड्रोजन सेम है, और ये वाले दोनों हाइड्रोजन सेम है, क्योंकि इसके सराउंडिंग ब्रोमीन ग्रुप है और दूसरे साइड में CH3 ग्रुप है। तो इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन हो गए, 2 टाइप के प्रोटॉन, इसी रीज़न से 2 सिग्नल मिलेंगे। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें तो CH3 ग्रुप है ये वाला, तीनों प्रोटॉन सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है सेकेंड, HB और SC, अब इन दोनों को डिफरेंस क्यों बताया, तो देखो ध्यान से, ये HB के साइड में CH3 ग्रुप है और SC के साइड में क्लोरीन ग्रुप है। HB के साइड में CH3 ग्रुप है और SC के साइड में क्लोरीन ग्रुप है, इसका मतलब इसके इन्वायरमेंट सेम नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 3 एंड नंबर ऑफ NMR सिग्नल इज़ 3। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखेंगे, ईथर है ये, तो ईथर के केस में क्या हुआ है, यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3। अब ये जो A वाला लिखा है इसके साइड में ऑक्सीजन है, ओके। ये जो CH2 लिखा है इसके साइड में 2 ऑक्सीजन है, मतलब पहले वाले से ये डिफरेंट हो गया। थर्ड जो लिखा है ये वाला, इसके साइड में ऑक्सीजन है और दूसरे साइड में CH3 ग्रुप है, और ये वाला जो है इसके सराउंडिंग में CH2 ग्रुप है, मतलब सारे प्रोटॉन्स जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल है, इसमें कहीं पे भी अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ NMR। इथेनॉल एंड डाइमिथिल ईथर की बात करते हैं, फर्स्ट वाला गिवन है पेयर। तो इथेनॉल और डाइमिथिल ईथर का फॉर्मूला जो है वो है C2H6O। फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है दोनों, तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो पहले वाले केस की बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल के केस में तीनों प्रोटॉन अलग अलग इन्वायरमेंट में, CH3 CH2 एंड OH। आप X से रिप्लेस करके देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। और इस केस में क्या हुआ, ऑक्सीजन के इधर CH3, ऑक्सीजन के इधर CH3, मतलब दोनों प्रोटॉन जो है सेम टाइप के हैं, पूरे 6 प्रोटॉन जो है सेम टाइप के हैं। देयरफॉर ईथर जो है ये ओनली 1 सिग्नल देगा, डाइमिथिल ईथर और इथेनॉल 3 सिग्नल देंगे, 3 पीक्स रहेंगे उसके अंदर। सेकंड बात करते हैं प्रोपियन अल्डिहाइड एंड एसीटोन की। अगेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। पहले केस में कितने सिग्नल मिलेंगे, 3, A B C, तीनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। और सेकंड केस में कितने सिग्नल है, अभी हम 1H NMR स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ अभी हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। ऐसा ही 13 कार्बन NMR भी होता है, वो आपको नहीं है।
ठीक है, या फिर होगा तो लास्ट में थोड़ा सा गिवन होगा। तो ये CH3 ग्रुप है, दोनों सेम है, C डबल बॉन्ड ऑन के साइड में, तो ओनली 1 सिग्नल मिलने वाला है। उसके बाद है जेमिनल एंड विसिनल डाइक्लोरोइथेन। इस केस में क्या होगा, CH3 टर्मिनल वाला CH3 जिसके ऊपर A लिखा है, तीनों प्रोटॉन सेम है, उसका एक पीक मिलेगा। उसके बाद CH जिसके ऊपर B लिखा है, उसका एक पीक मिलेगा। तो ऐसे टोटल 2 पीक है। अब जेमिनल एंड विसिनल पता है क्या आप लोगों को? जेमिनल क्या होते हैं, जिसमें दोनों हैलोजन ग्रुप सेम कार्बन को लगे हो उसको जेमिनल बोला जाता है। और इस जिसमें दो अगर हैलोजन ग्रुप है और वो एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन को लगे हो तो उसको विसिनल ग्रुप बोला जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल गिवन है हमको मिथॉक्सीप्रोपेन एंड इथॉक्सीप्रोपेन का। मिथॉक्सीप्रोपेन के केस में क्या हुआ, एक साइड में प्रोपिल ग्रुप है, इथेन के ऑक्सीजन जो है उसके एक साइड में प्रोपिल ग्रुप है और एक साइड में मिथिल ग्रुप है, और जो चारों भी कार्बन के हाइड्रोजन है सबका इन्वायरमेंट अलग अलग है। लेकिन अगर सेकंड केस की बात करें इथॉक्सी इथेन की, इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन बिल्कुल सेम है, मतलब ये CH3 और ये CH3 सेम पिक देंगे, और ये वाला CH2 और ये वाला CH2 सेम पिक देंगे। तो इन टोटल हमको 2 पिक मिलने वाले हैं। तो तब तक अब नेक्स्ट लेक्चर तक के आप ये सारे एग्जाम्पल करके रखेंगे, और एक्सरसाइज में एनी एग्जाम्पल्स है इससे रिलेटेड तो वो भी सॉल्व करके रखो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।